Rahim. Today's topic of discussion is EFI obstetric revision. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलती है। नंबर 1 रट्टा मारना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट तीनों बढ़ जाती होती है। कार्डिक आउटपुट 30 to 50% है, स्ट्रोक वॉल्यूम 10% है, हार्ट रेट भी 10 to 20% होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। कैसे याद रखना है कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, फ्लूइड की रिटेंशन होती है। फ्लूइड की रिटेंशन की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। वो कार्डिक आउटपुट का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ओके और कौन से पैरामीटर प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो जाते हैं। अब होता ही है कि जो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन होता है स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देता है। स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, विजुडाइलेशन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर को कम होने की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों कम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा कौन सा कम होगा, डायस्टोलिक प्रेशर एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक। दैट इज वाई पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। मीन आर्टीरियल प्रेशर कम होता है प्रेगनेंसी में। एवी ऑक्सीजन ग्रेडियंट ये भी कम हो जाता है, यानी वीनस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है। जो कार्डिक आउटपुट होती है प्रेगनेंसी में 40% बढ़ती है, 50% ड्यूरिंग द लेबर कॉन्ट्रैक्शन, और जो 90% होती है, सॉरी 80% होती है पोस्टपार्टम फेज में देखने को मिलती है। इसके बाद चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये वाला। वैसे इसके बाद एंडोक्राइन वाला भी आएगा, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। और प्रेगनेंसी में कौन से पैरामीटर बढ़ते हैं, कौन से पैरामीटर कम होते हैं, कौन से पैरामीटर अनअफेक्टेड होते हैं। जो अनअफेक्टेड होते हैं उसका निमोनिक है IVR, आई से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। वी से क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी, आर से रिस्पायरेटरी रेट हो जाएगा। कौन से पैरामीटर प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। तो रट्टा मार लेना कि टाइडल वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइनर वेंटिलेशन बढ़ जाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाती होती है, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। माइन्यूट ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती होती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जो पैरामीटर प्रेगनेंसी में कम हो जाती है वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो रेजिडुअल कैपेसिटी, नंबर 2 फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है, और CO2 ये भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्पायरेटरी लॉसेस देखने को मिलेगा। और जो अनअफेक्टेड होते हैं उसका निमोनिक है IVR, ओके। आई से आपका आ जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वी से वाइटल कैपेसिटी और आर से रिस्पायरेटरी रेट होता है। इसके बाद आते हैं चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओवरी जो होती है ना वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाती होती है। क्लियर। ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और ओवरी के अंदर कॉर्पस लूटियम होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन प्रोड्यूस करता होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सेन। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब वर्टिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस थिन वाल्ड हो जाएगी, साइज वेट वैस्कुलरिटी बढ़ जाती होती है। क्लियर। यूट्रस की सॉफ्टनिंग होती है, इसको बोलते हैं लैटिन साइन, ओके। और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, यूट्रस की जो शेप होती है ना वो पेयर से सेफेरिकल हो जाती है, पेल्विस से वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता होता है। इसके बाद सर्विक्स में क्या चेंज होता है, सर्विक्स की भी आपको सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं गोडल साइन। और सर्विक्स की ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड चैडविक साइन। उसके अलावा जो सर्विक्स होता है थिक सेक्रेटरी म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, जो कि म्यूकस का प्लग बना लेगा। जो ब्लूइश पर्पलिश होता है सर्विक्स, इसको बोलती है चैडविक साइन। और जो हो तो आपका कहने का मतलब है कि वजाइना होता है ब्लूइश, इसको बोलते हैं चैडविक साइन। यानी जो चैडविक साइन होता है वायलेट वजाइना को बोलते हैं या ब्लू सर्विस को कहते हैं, ओके। तो वजाइना में क्या चेंजेस देखने को मिलती है, वजाइना की वास्कुलरिटी हाइपरनीमिया बढ़ जाता है, कलर इसका वायलेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड चैडविक साइन है। इसके अलावा pH कम हो जाती है। क्यों pH कम हो जाएगी, एसिडिक क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की नंबर को बढ़ा देता होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, pH कम हो जाती है, एसिडिक pH हो जाती है। इसके अलावा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चेंजेस इन रीनल सिस्टम होता है, ओके। अच्छा, किसी पेशेंट को अगर GDM है, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। GDM को डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, WHO क्राइटेरिया होता है और नाइस क्राइटेरिया होता है। चलो बता देता हूँ, नाइस क्राइटेरिया के अंदर जो फास्टिंग अलर्ट ग्लूकोज होता है वो 5.6 और जो OGTT होता है 7.8 चाहिए। निमोनिक है 5, 6, 7, 8, ओके। जबकि जो आपका WHO था उसमें जो फास्टिंग वाला था वो आपको चाहिए होता है 5.1 तक, ओके। इसके अलावा आपने रट्टा मार लेना है कि 5.1 तक आपको चाहिए, ओके। इसके अलावा जो आपका 1 आवर का OGTT होता है वो 10 होता है, और जो आपका 2 घंटे का होता है OGTT वो 8.5 का आपको देखने को मिलता होता है। अब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ग्लाइकोसिडिया देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में GFR बढ़ जाती है, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता होता है, GFR बढ़ जाती है। दूसरा प्रोक्सिमल टेबल में सैचुरेशन आपको देखने को मिलती होती है। अब कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाती होती है, किडनी के हवाले से तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाती है 50%। इसके अलावा क्या होगा, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ जाती होती है और साइज ऑफ किडनी ये आपको बढ़ जाता होता है। अब कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में कम हो जाते हैं, ओके। तो कौन कौन से पैरामीटर प्रेगनेंसी में कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, रट्टा मारना, सोडियम कम है, क्लोराइड कम है, पोटेशियम कम है, जिसकी वजह से प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड सारे कम हो जाते हैं। अब इसके बाद प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूरेटर की कंप्रेशन होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डायलेटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक भी आपको देखने को मिलता है। यूरेटर की कंप्रेशन और फिजियोलॉजिकल डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस, इसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। अब चूंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर रिकरेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है तो पाइलोप्लास्टी और नेफ्रेक्टमी करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पाइलोप्लास्टी या नेफ्रेक्टमी करता होगा इन इंडिकेशन के लिए, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं काज ऑफ फाइल ऑफ हीमोग्लोबिन विदाउट द साइन ऑफ अनीमिया। ओके, एक बात रट्टा मार लेना कि प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी का मैस भी बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा होता है, लेकिन जो आरबीसी का मैस होता है वो 20 to 30 होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 40 to 50 होता है। डैट मीन्स कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू आरबीसी मैस। डैट इज वाई आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजियोलॉजिकल अनीमिया, जिसको डायल्यूशनल अनीमिया कहते होते हैं। ओके, काज ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, खासतौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर गिर जाता होता है, जो कि क्रोनिक हाइपरटेंशन को मास्क कर सकता होता है। व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, तो ये आपने प्री क्लेम्शिया, क्लेम्शिया वगैरह इनमें इस्तेमाल करते हैं, हेल्प सिंड्रोम में इस्तेमाल करते हैं। एलएमएनओपी आ जाएगा। एल से आपका लूप डायरेटिक है, सॉरी लूप डायरेटिक तो होते ही नहीं है, लेविटिलोल होती है, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन और हाइड्रोलाजिन आ जाती होती है। इसके बाद हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में क्या चेंज आपको देखने को मिलता है, तो कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं, तो रट्टा मार लेना जो आपके सेल वॉल्यूम्स होते हैं, चाहे वो आपका ब्लड वॉल्यूम है, आरबीसी वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, बढ़ जाते होते हैं। नंबर 2 एचबी मैस बढ़ जाता है। नंबर 3 आपको क्या देखने को मिलेगा, जब एचपी का मैस बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता होता है। ओके, जब आरबीसी, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा साथ ईएसआर भी बढ़ जाता होता है, और सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेगनेंसी में बढ़ जाते होते हैं, सिवाय फैक्टर 11 के और फैक्टर 13 के। ओके, और इसके अलावा आपका क्या होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है। इसके बाद कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो जाते हैं, लाइक कौन क्या क्या चीज़ आपने रट्टा मार लेनी है, लाइक हेमाटोक्रिट होता है, एचबी कंसंट्रेशन होती है, पैक सेल वॉल्यूम होता है, वाइड वॉल्यूम है जो कि कम हो जाता है, विस्कोसिटी आती है, प्लेटलेट का काउंट है, और फैक्टर 11 और फैक्टर 13 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोबिन 3 ये भी कम हो जाता है। डेट इज वाई प्रेगनेंसी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है, जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज को मिनिमाइज कर देती है। लेकिन क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, इसमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखने को मिलता होता है। कौन से पैरामीटर्स प्रेगनेंसी में अनअफेक्टेड होती है, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम होता है। अब यहाँ से मिस्टेक स्टार्ट होती है, कौन से पैरामीटर प्रेगनेंसी में इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे इसने लिखा हुआ टोन ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम नहीं ज़्यादा नहीं होती, कम हो जाती है। यानी इन शॉर्ट क्या होगा, इसोफेगस की टोन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो जाता है। स्टोमक की टोन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती होती है। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। इन शॉर्ट, जब आपने रट्टा मारना है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्लोन के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलता होता है। ओके, एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी, मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम हो जाती है, गट की मोटिलिटी कम हो जाती है। स्किन पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, नंबर 1 हाइपर पिगमेंटेशन है ड्यू टू एमएसएच। हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से मेलास्मा होता है, लीनिया नाइग्रा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये आपको देखने को मिलता होता है, लीनिया नाइग्रा हो गया, मिलेस्मा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, एमएसएच की वजह से। इसके अलावा और क्या होगा, ओके, इसके अलावा स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्राइक ग्रेविटारम आपको देखने को मिलेगा। ओके, सीबेशियस ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से एक्नी, मोंटगोमरी ट्यूबरकल आपको देखने को मिलेगी। एंड्रोजेंस की वजह से हिस्टोटिज्म हो जाएगा। ईस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्पाइडर टेलेंजेक्टेजिया, एरिथीमा और चैडविक साइन आपको देखने को मिलेगा। अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। अच्छा, यहाँ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेंजेस इन प्रेग्नेंट फीमेल है, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है अर्ली प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता है, इसके बाद आपको थोड़ा बहुत डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। वट आर द चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम, इसको रट्टा मारना है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे इसने लिखा हुआ इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो प्रेगनेंसी में कम हो जाता होता है। कॉर्टिसोल वगैरह, बीटा एचसीजी ये बढ़ जाते होते हैं, ये मैं मानता हूँ। इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रोलैक्टिन कम नहीं होता। क्लियर, दूसरा रट्टा मार लेना कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाती होती है। टोटल T3 T4 बढ़ जाता होता है, और जो फ्री T3 T4 है वो नॉर्मल रहता होता है। क्लियर, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट काज फ्लूइड रिटेंशन इन द प्रेगनेंसी, जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, ठीक है। अब जो अनीमिया होता है वो प्रेगनेंसी में क्यों देखने को मिलेगा, ओके, क्यों आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट एंड इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता होता है, अनीमिया आपको देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है। फिटल सर्कुलेशन में जो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट होता है डक्टस विनोसिस में, वैसे बेस्ट आंसर आपका था अम्बलाइकल वेन में, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपने डक्टस विनोसिस लिख देना है। 80% तक रट्टा मार लेना। मैक्सिमम इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट आपको 20 वीक में देखने को मिलती है, वैसे तो 20 वीक्स में देखने को मिलती है। दूसरा आपने रट्टा मारना है कि लेबर के टाइम पे, और तीसरा आपने रट्टा मारना है पोस्टपार्टम फेज के अंदर 40, 50, 80। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसको कोई क्लिनिकल कार्डिक डिजीज नहीं है। ओके, ठीक हो गया। तो क्या कार्डियोवास्कुलर चेंज आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता होता है। ओके, रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सी बात ठीक होती है, तो प्रेगनेंसी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। क्यों होती है, कॉर्टिसोल की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, इंसुलिनेज की वजह से, इसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन की वजह से।
लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन प्रेगनेंसी कम हो जाता होता है क्योंकि जीएफआर बढ़ गई है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको अम्बिलिकल वेन में देखने को मिलता है। एक अम्बिलिकल वेन होती है, दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है। अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या 280 डेज होता है, 40 वीक्स होता है। ओके, 9 मंथ्स और 7 डेज आपने याद रखने होते हैं। याद करना कि इसी को आप अप्लाई करते थे। नॉट अ फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में स्ट्रोक वॉल्यूम कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा होता है। ग्लाइकोस यूरिन प्रेगनेंसी नॉर्मल होता है, जीएफआर ज़्यादा होने की वजह से या सैचुरेशन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की वजह से देखने को मिलता है। प्राइमरी ग्रेविटा प्रेजेंट विद हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन है। क्यों होता है हार्ट बर्न, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से। स्टोमक की जो टोन है इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो गया। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, ओके, नंबर 1 जो कोलोन की मोटिलिटी खत्म हो गया और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है। मैकेनिज्म फॉर ग्लाइकोस यूरिया, तो ग्लाइकोस यूरिया क्यों होता है, जीएफआर के ज़्यादा होने की वजह से या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सैचुरेशन की वजह से। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो 30 to 50% आपको देखने को मिलती होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सीवीएस, तो सीवीएस में क्या होता है, टीपीआर क्या हो जाता है, कम हो जाता होता है। इसके अलावा मीन आर्टिकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम आपको देखने को मिलता है, एवी ग्रेडियंट भी कम हो जाता है। काज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो जो आरबीसी मैच होता है 20 to 30% बढ़ता है, जबकि जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 40 to 50% बढ़ता है। इसकी वजह से डिसप्रोपोर्शनेट राइज होता है प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर। इफेक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट इन प्रेगनेंसी, तो जो मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट होती है 20 वीक्स में देखने को मिलती है, 30 to 50% बढ़ जाती होती है। ओके, प्रेगनेंसी में 40% है, लेबर की कॉन्ट्रैक्शन में 50% है और पोस्टमार्टम फेज के अंदर क्या होती है 80% आपको देखने को मिलती है। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट होता है। कार्डिक आउटपुट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी, मैक्सिमम 20 वीक्स पर, हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग डिलीवरी 80% तक रट्टा मार लेना, वैसे वो पोस्टमार्टम फेज में आपको देखने को मिलती है। अम्बिलिकल वेन में जो 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलता है। ग्लाइकोस यूरिन प्रेगनेंसी क्यों होता है, जीएफआर की वजह से या फिर सैचुरेशन ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की वजह से। एमसीक्यू आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। इसके बाद एंटीनेटल केयर पे चलते होते हैं। ओके, एंटीनेटल केयर की क्या मकासद होती है, नंबर 1 क्या करना, प्रेगनेंसी के आउटकम को ऑप्टिमाइज करना। ओके, किसके लिए, वुमेन के लिए और बेबीज के लिए। नंबर 2 ऐसे फैक्टर को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना या मैनेज करना जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते होते हैं। नंबर 3 आपने क्या करना है, आपने एडवाइस करना है, रीअश्योरेंस करना है, एजुकेशन करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नंबर 4 माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी को डील करना है। नंबर 5 जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है। तो क्या क्या पॉइंट्स है, प्रेगनेंसी के आउटकम को ऑप्टिमाइज करना, नंबर 2 प्रिवेंट, डिटेक्ट या मैनेज करना, नंबर 3 एडवाइस, रीअश्योरेंस, एजुकेशन, सपोर्ट प्रोवाइड करना, नंबर 4 माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर 5 हेल्थ की स्क्रीनिंग करना। कैसे अचीव करोगे इन एम्स को, नंबर 1 कम्युनिटी बेस्ड टीम बना लोगे। कम्युनिटी बेस्ड टीम के अंदर 3 चीज़ें होती है, मिडवाइफ्स होती है, जीपीज होती है, कंसल्टेंट होते हैं। नंबर 2 अपने फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट कराने होती है फॉर असेसमेंट। नंबर 3 अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करना होता है। अब अल्ट्रासाउंड की जो स्कैनिंग होती है, 2 तरह का अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला जो स्कैन होता है डेटिंग स्कैन होता है, 11 to 14 वीक्स में करते हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर का होता है ओके, मिड प्रेगनेंसी स्कैन या टारगेट स्कैन या नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 हफ्तों पे होता है। बाकी उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। लास्ट में आपने क्या करना है, स्क्रीनिंग फॉर फीटल एनॉमलीज है। अब प्रेगनेंसी में क्या एडवाइस करते होते हैं, प्रेगनेंसी में नंबर 1 आपने डाइटरी एडवाइस करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। ओके, इसका निमोनिक है MEDS मेड्स। ओके, एम से क्या होगा, मेडिकेशन की एडवाइस करनी होती है। ओके, ए से क्या होगा, एडवाइस रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैनेजमेंट ऑफ लेबर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में एडवाइस करनी होती है। डी से क्या हो जाएगा, डाइटरी एडवाइस हो जाएगा। ई से एक्सरसाइज हो जाएगा और एस से क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से होती है अभी आगे एक्सप्लेन होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV, रुबेला इनका आपने कराने होते हैं। क्लियर। अब जो डाइटरी एडवाइस आपने करनी होती है, आपने कहना है कि आपने 2 बंदों को खाना नहीं खाना बल्कि आपने नॉर्मल पोर्शन को मेंटेन करना होता है। नंबर 2 आपने रट्टा मारना है कि जो फाइबर रिच फूड आपने उसको खाना होता है। फॉर एग्जांपल सीरियल, ग्रेन, सीड्स, फ्रूट, वेजिटेबल है। नंबर 3 आपने स्टार्ची फूड्स को खाना होता है। फॉर एग्जांपल पोटैटोस, ब्रेड, राइस, पास्ता है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्राइड फूड होती है ओके, इसके अलावा शुगर, फैट, इसको आपने अवॉइड करना होता है। नंबर 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल आपने लेने होते हैं। नंबर 6 अपने वेट गेन को अपने नॉर्मल को कंट्रोल करना होता है। नॉर्मल वेट गेन कितना होता है, 11 से लेकर 16 kg आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद आपने वाइटामिन की यानी B9 की, फोलेट की और आयरन की सप्लीमेंटेशन लेनी होती है और आपने स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ना होता है। स्मोकिंग एडवाइस इन प्रेगनेंसी, तो स्मोकिंग की क्या एडवाइस होती है ओके, आपने कहना है कि प्रेग्नेंट फीमेल को आपने स्मोकिंग वगैरह को छोड़ दे और आपने क्या करना है, स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करे। स्मोकिंग की वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है ओके, इसके अलावा मिसकैरेज आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। IUD हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, IUGR आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके अलावा प्रीटर्म लेबर या प्लेसेंटल अब्रप्शन भी आपको देखने को मिलता है। प्रीक्लैम्सिया इसकी वजह से नहीं होता। नेक्स्ट है BMI एंड द वेट असेसमेंट है ओके। अब BMI जिसका ज़्यादा होगा, ओवर वेट या ओबीस में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन को 2 में डिवाइड करना है, मैटरनल और फीटल होती है ओके। जो फीटल कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और मैक्रोसोमिया, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में देखने को मिलती है। इसके अलावा जनरल कॉम्प्लिकेशन है लाइक स्टिल बर्थ में स्कैरेज वाला, तो आप लिख लोगे, FGR तो हर एक में अप्लाई कर दोगे। अब जो फीमेल ओबीस है उसमें क्या होगा, उसके ओबीस होने की वजह से उसके फीटस की ग्रोथ और एनाटमी वगैरह को नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ये देखते हैं कि जो
जो जितना वेट गेन होता है माँ का, ओके, तो वो इंडिकेट करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसी हो रही है। नंबर 2, ओबेसिटी की वजह से जीडीएम हाइपरटेंशन यानी प्रीक्लैम्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी आपको देखने को मिलता होता है। क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ओके, बुकिंग विजिट के ऊपर। बुकिंग विजिट ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, क्लियर। बुकिंग विजिट पे सीबीसी करा लोगे, एचबी वगैरह देख लोगे। नंबर 2, आपने क्या करना, ब्लड ग्रुपिंग करा लोगे आरएच स्टेटस को देखने के लिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी की स्क्रीनिंग कर लोगे, ओके, लाइक थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल करा लोगे जिसमें एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया मिलता होता है। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करते होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, एचआईवी और रुबेला आ जाएगा। और डेटिंग स्कैन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन करा लेते हैं टू रूल आउट ट्राइसोमी 21, 18, 13, एडवर्ड पैटियो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर तो नहीं है, पैटियो एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपने करानी है बुकिंग के अंदर, सीबीसी, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ब्लड ग्रुपिंग है, एचबी या हीमोग्लोबिनोपैथी, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग है और डेटिंग स्कैन आ जाता होता है। अगर किसी फीमेल का एचबी लामा से कम है, दैट मींस एनीमिया एंड प्रेगनेंसी है। एनीमिया एंड प्रेगनेंसी के दो ही डिफरेंशियल होते हैं, बल्कि आपने एनीमिया एंड प्रेगनेंसी को दो में डिवाइड करना है, माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक होता है, ओके। तो 11 ठीक है, ओके। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एमसीवी करा लोगे। अगर एमसीवी ज़्यादा है तो उसका मतलब है B12 की डेफिशिएंसी या B9 की है, और अगर कहने का मतलब है कि कम है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकता है और उसके लिए आप टेस्ट करा लोगे। इसके बाद नेक्स्ट एक फीमेल आई है आपके पास, ओके, ठीक है, पहली दफ़ा आई है, तो आप कैसे वैल्यूएट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करोगे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से। फिर आप प्रेगनेंसी की डेटिंग करोगे बाय एलएमपी। कैसे करते होते हैं, 7 दिन ऐड करते हैं, 9 मंथ्स और 7 डेज आप ऐड कर लेते होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है, ईडीडी आपने कैलकुलेट करनी होती है इसी फार्मूले से। दिस फार्मूला इज कॉल्ड निगेल्स फार्मूला। फिर प्रेगनेंसी की डेटिंग करनी है, अल्ट्रासाउंड से डेटिंग स्कैन करना होता है। फिर आप हिस्ट्री पूछोगे, हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री है। एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट करते हैं, सिम्फिजियो फंडल हाइट के मेजरमेंट करते हैं, सर्जिकल स्कार को देखते हैं, बीएमआई करते हैं, यूरिन डिपस्टिक टेस्ट या यूरिन एनालिसिस करते होते हैं, ओके। अब यहाँ नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक ना, अच्छा, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ना मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 एंटीनेटल विजिट होने चाहिए, ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया। जबकि नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक एंटीनेटल विजिट अजीब गरीब लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं ईजी करके बता देता हूँ। सबसे पहले जिस विजिट पे आएगी वो आपका बुकिंग विजिट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आई है 10th वीक पे है, तो 10th वीक पे उसका बुकिंग विजिट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो पहला विजिट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा डेटिंग स्कैन वाला, जो कि 11 to 14 में करते हैं। फिर 16 हफ्ते पे आ जाएगा। फिर अगर आपका टारगेट स्कैन वाला एरिया आ जाएगा, जो कि 18 से लेकर 22 का होता है। फिर इसके बाद 22 से के आगे ना आपने 3 ऐड करने हैं, 25, 28, 31, 34। फिर इसके बाद 2 ऐड करने हैं, 34, 36, 38, 40, और फिर एक ऐड करना है, 41 हो जाएगा। जबकि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्या होता है, आपने 5 एंटीनेटल विजिट कराने हैं। पहला तो बुकिंग विजिट हो जाएगा, दूसरा 16 वीक कॉन्स्टेंट है, तीसरा 24 to 28 ये कॉन्स्टेंट है। अब चल रहा 4 का पहाड़ा, 24 to 28 है, फिर 32 से लेकर 36 तक, और फिर 40 का पहाड़ा आ जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ओके। किस एज पर जो जेस्टेशनल एज होती है ना, ओके, लाइक जो सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है, ओके, ठीक हो गया, वो अम्ब्लाइकस तक आ जाती होती है, या फिर जो कह सकते होते हैं, ओके, जेस्टेशनल एज विद द फंडल हाइट, यानी जो सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है वो जेस्टेशनल एज के बराबर आ जाती है। कब आती है, 20 वीक्स पे आती होती है। इसके बाद आपने रट्टा मारना है कि इसके बाद जो होता है ना 20 वीक्स के बाद, इसके बाद जो जेस्टेशनल एज होती है सिम्फिजियो फंडल हाइट से बराबर होती है, +-2 आपने ऐड कर लेना होता है। इसके बाद बुकिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई है। एक फीमेल है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको मैल प्रेजेंटेशन और मैल पोजीशन ये भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। यानी क्या देखने को मिल सकती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज आपको देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। मैल प्रेजेंटेशन है, मैल पोजीशन है, प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्रीक्लैम्सिया या डिसफंक्शनल लेबर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद अदर बुकिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या चैलेंज टेस्ट करा सकते हैं, आरबीएस करा सकते हैं, B12 फोलेट या आयरन स्टडीज करा सकते होते हैं। अब हम आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है उसको बोलती है डेटिंग स्कैन बोलते हैं। 11 to 14 वीक्स में होता है। आपके क्या फायदे होते हैं, नंबर 1 वायबिलिटी को कंफर्म करना। कैसे वायबिलिटी को देखोगे, जेस्टेशनल सैक, यॉक सैक, एम्ब्रियो और फीटल हार्ट एक्टिविटी को देखोगे। नंबर 2 आपने क्या करना है, जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करना होता है, क्लियर। इसी से आप फीटल के साइज और ग्रोथ वगैरह को देखते हैं। लाइक कहते हैं कि अगर 14 वीक्स तक आपने सीआरएल को देखना होता है, 14 से लेकर 20 तक आपका आ जाता होता है हेड सर्कमफ्रेंस आ जाता है। इसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी को आपने डायग्नोस करना होता है, ओके। कैसे देखोगे, कोरियोनिसिटी और मोनोकोरियोनिसिटी या डाइकोरियोनिसिटी आप इनको देख लेते होते हैं। इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ फीटल एब्नॉर्मैलिटीज है, आपने इसको डायग्नोस करना होता है। प्लेसेंटा को लोकलाइज आपने करना होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट आपने करनी होती है, क्लियर। ये आपसे या फीटल वेलबींग के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है टारगेट स्कैन, नॉर्मली स्कैन, ओके। तो इसको हम मिड प्रेगनेंसी स्कैन कहते होते हैं, 18 से लेकर 22वें हफ्ते पे करते होते हैं। अभी कौन कौन सी नॉर्मलीज को देखने के लिए काम आता है, ओके। लाइक हम कह सकते हैं कि अगर हम हेड टू टो चले तो एनेंसेफली आ जाएगा,
एनेंसेफली है, स्पाइना बाइफिटा आ जाएगा, हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, एक कॉन्ट्रोप्लेजिया है। इसके अलावा एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट है लाइक ओम्फेलोसील, गैस्ट्रोसाइसिस है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। रट्टा मार लेना क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के लिए। इसके अलावा कॉर्पस कैलोजम और स्पाइन को देखने के लिए 3D अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। इसके अलावा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियर सिंड्रोम आ जाएगा। व्हाट इज डेटिंग स्कैन? तो डेटिंग स्कैन नाम से लग रहा है कि वो स्कैन जो कि जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करने के लिए और ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए होता है। कब करते हैं? 11 to 14 वीक्स पे करते होते हैं। अब दोबारा विजिट आ गया WHO के मुताबिक, तो आपको 5 विजिट बताए थे। पहला तो इनिशियल या बुकिंग विजिट आ जाएगा, दूसरा 16 पे था, तीसरा 24 से लेकर 28 पे था, चौथा 32 से लेकर 36 पे था और पांचवा मेरे ख्याल से 40 पे था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 16 वीक के तो आप कर लोगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि कजन मैरिज के अंदर आपने किन किन डिजीज़ को अपने स्क्रीन करना होता है, लाइक थैलेसीमिया को अपने करना है, डाउन सिंड्रोम वगैरह को करना होता है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह को आपने देखना होता है। क्लियर? ठीक हो गया। थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और इसके अलावा जो होता है डाउन सिंड्रोम, इनको देखने के लिए क्या करते होते हैं आप? इन्वेसिव टेस्ट करते हैं लाइक एमनियोसेंटेसिस और आपका CVS आ जाएगा, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग है। अगर किसी का HP 11 से कम है, MCV भी कम है, डेट मींस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो क्या डिफरेंशियल बनते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया बनता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। ठीक हो गया। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो अल्ट्रासाउंड होता है, नॉर्मली स्कैन प्रेफर कर रहे हैं अगर 18 हफ्तों की है। क्यों प्रेफर कर रहे हैं? नॉर्मली स्कैन है, नाम से लग रहा है कि जेनेटिक एनॉमली को रूल आउट करने के लिए होता है। इसके अलावा 18वें हफ्ते में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सेक्स को डिटरमिन करने के लिए, लाइकर की एडिक्वेसी को देखने के लिए और फीटल पोजीशन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब इसके बाद है कि जो टेस्ट होते हैं ना प्रेगनेंसी में, डायग्नोस्टिक यानी जो टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो दो तरह का होता है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में अल्ट्रासाउंड और इन्वेसिव के अंदर कोरियोनिक वेलर सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस और इसके अलावा आ जाएगा कोर्टोसेंटेसिस आ जाएगा। अब रट्टा मारने ना कि जो आपका होता है ना, कहने का मतलब है जो अल्ट्रासाउंड है वो स्क्रीनिंग के लिए भी और डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइक जो अल्ट्रासाउंड होता है किन डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इस्तेमाल होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गैस्ट्रोसाइसिस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? आपको ये आ जाता होता है। इसके अलावा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियर सिंड्रोम को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, इसके अलावा जो आपका होता है कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस होता है। ओके, तीनों आपके इन्वेसिव टेस्ट होती है। CVS और एमनियोसेंटेसिस ये किन किन डिजीज़ के लिए होता है, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। ओके, इसके अलावा आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम और आपका थैलेसीमिया वगैरह आ जाता है। कोर्टोसेंटेसिस एलोमियन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को देखने के लिए करते होते हैं। अब चूंकि इन्वेसिव टेस्ट है तो उनकी क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? मैटरनल या फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है। ओके, कि मेम्ब्रेन रप्चर होगी, इन्फेक्शन हो गया, और कोई RH सेंसिटाइजेशन इवेंट हो सकता है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर या प्रोम हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ओके, फीटल कॉम्प्लिकेशन में मिसकैरेज आपको देखने को मिलता है। ओके, ट्रॉमा या फीटो मैटरनल हैमरेज आपने रट्टा मारना होता है। अब जो मिसकैरेजेस के होते हैं ना, मिसकैरेजेस के रेट होते हैं, रट्टा मार लेना। जो CVS में 2% होता है, एमनियोसेंटेसिस में 1% होता है और कोर्टोसेंटेसिस में 2 से लेकर 5% तक होता है। इसके अलावा एक और बात रट्टा मार लेना, जो CVS होता है ना ये 15 वीक पे करते हैं, एमनियोसेंटेसिस 11 पे करते हैं, कोर्टोसेंटेसिस आप करते होते हैं 20 वीक्स पे करते होते हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट में कोई टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपने इसकी स्क्रीनिंग कैसे आपने उसकी रीअश्योरेंस करनी होती है। आपने बताना है कि जो काउंसलिंग कैसे करोगे, आपने कहना है कि ये इनिशियल टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए नहीं है। अगर आपने इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो हम इसमें मजीद पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेजल बोन को या फ्रंटो मैक्सिलरी नेजल एंगल को मेजर कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर और हम टाइमली मैनेज कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह कर सकते होते हैं। ओके, अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट कराते होते हैं? सीरम अल्फा प्रोटीन कराते होते हैं, सबके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? 1 सेकंड बता दूं, डाउन सिंड्रोम के लिए कंफर्मेटरी क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग है। लेकिन जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर न्यूक्ल की ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, आई थिंक 1.2 मिलीमीटर होती है। क्लियर? ओके, और अल्ट्रासाउंड और एक और करा लोगे आप, लाइक डबल टेस्ट करा लोगे, बीटा CG और पैपे करा लोगे। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ट्रिपल, क्वाड्रिपल और सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट है। ट्रिपल टेस्ट के अंदर आपका बीटा CG अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल अल्फा बीटा प्रोटीन है। क्वाड्रिपल के अंदर क्या होता है? क्वाड्रिपल के अंदर आपका बीटा CG और इनहिबिन बढ़ जाते होते हैं, जबकि अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और इसके अलावा अल्फा बीटा प्रोटीन कम हो जाती है। लास्ट में आपका लाइक क्वाड्रिपल भी हो गया। सीरियल इंटीग्रेटेड टेस्ट है, इसमें क्या होता है? क्वाड्रिपल प्लस पैपे आप ऐड कर देते हैं। ओके, अब डाउन सिंड्रोम के टेस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन्वेसिव टेस्ट भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? मिसकैरेजेस आपको देखने को मिलती है, लाइक CVS में 2% होती है, एमनियोसेंटेसिस में 1 होता है और कोर्टोसेंटेसिस में 2 से लेकर 5% होते हैं। इसके अलावा RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो जाती है। अब इन टेस्ट के क्या बेनिफिट होते हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डाउन सिंड्रोम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से होते हैं? ओके, लाइक अल्ट्रासाउंड टू चेक न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और डबल टेस्ट आ जाएगा। ओके, तो ये तो ऑलरेडी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइमिंग वगैरह भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हम आगे चलते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद मैटरनल मार्कर से भी सारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम है। हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? परसिस्टेंट सिवियर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस, मसल की वेस्टिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन होगा जिसकी
वजह से कीटोन बॉडीज के लेवल बढ़ जाएगा, हाइपोवोलेमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, खासतौर पर B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसोफेगस में टीयर हो सकता है जिसको बोलते हैं मिलोरी वीज टीयर है। ओके, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम 3 हार्मोन्स की वजह से होता है, बीटा-एसीजी, ईस्ट्रोजन और होता है थायरोक्सिन की वजह से। और रट्टा मारना क्या कॉजेज होते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, मोलर प्रेगनेंसी की वजह से, या प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री थी या फैमिली हिस्ट्री थी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की। कैसे मैनेजमेंट करोगे? हिस्ट्री लोगे, एग्जामिनेशन लोगे, लैब्स करा लोगे, फॉर एग्जाम्पल कीटोन्स के लेवल करा लोगे। ओके, इसके अलावा आप CBC करा लोगे, प्लाज्मा लॉस होने की वजह से हेमाटोक्रिट बढ़ जाता होता है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, सोडियम कम। ओके, यानी वॉमिटिंग की वजह से क्या क्या होगा? सोडियम कम, पोटेशियम कम, कैल्शियम कम, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सियमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। LFTs थोड़े एलिवेटेड हो सकते हैं, डिरेंज हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड करा लोगे और CTG करा लोगे। क्यों? फीटल वेलबींग के लिए। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है? हॉस्पिटल में एडमिशन करना होता है, नील पर ओरल है, IV फ्लूइड्स दिया और IV लाइन लगाई, IV फ्लूइड्स दिया। कौन सा दोगे? आप आइसोटोनिक सलाइन इस्तेमाल कर लोगे, नॉर्मल सलाइन या हार्टमैन सोल्यूशन दे दोगे, ग्लूकोज वाले फ्लूइड आपने इस्तेमाल नहीं करने। फिर आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन के अंदर प्रोमेथासिन और साइक्लोजीन है, और सेकंड लाइन के अंदर आपकी कौन सी आती है? प्रोक्लोरपेराजिन और मेटाक्लोप्रामाइड। क्लियर? थायमिन की सप्लीमेंटेशन दे दोगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप ऐड कर दोगे। क्लियर? क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से क्या हो सकता है? प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, आपको प्रोम हो सकता होता है। क्लियर? इसके अलावा लो बर्थ वेट बेबी हो सकते हैं। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर क्या हो सकता है? ओके, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर B1 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी होती है, विटामिन K की डेफिशिएंसी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है, और इसोफेगस में मिलोरी वीज सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। 3 हार्मोन की वजह से होता है, बीटा-एसीजी, ईस्ट्रोजन, थायरोक्सिन की वजह से होता है। व्हाट इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम? सीवियर इंट्रैक्टेबल फॉर्म ऑफ नोजिया वॉमिटिंग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर होती है। इसके बाद है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में रिसेंट बेड रिडन केस से आपको देखने को मिलता है, या कोई रिसेंट सर्जरी हुई है और आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, लाइक यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग या पेन, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है, तो ये आपका DVT आ जाएगा। और DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये दोनों वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर आते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर जो कि इसके DVT को बढ़ा देते होते हैं? नंबर 1, प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है? इमोबिलिटी होती है रिलेटिवली, जिसकी वजह से क्या होगा? वीनस क्लेसिस होगा। नंबर 2, वेट गेन आपको देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, 11 to 16 kg का होता है, एवरेज आपका 12 का होता है। नंबर 2, कोआगुलेशन सिस्टम में चेंज आना शुरू हो जाती है। रट्टा मान लेना कि जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर है वो बढ़ जाते हैं, प्रोकोगुलेंट बढ़ जाते हैं, एंटी कोगुलेंट कम हो जाती है। प्रोकोगुलेंट में आपका लाइक में जो इंपॉर्टेंट रट्टा मारना 8, 9, 10 और फिब्रिनोजन आ जाएगा, 1, 8, 9, 10 आ जाएगा। और जो 2 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो प्रेगनेंसी में कम हो जाती है, फैक्टर 11 और फैक्टर 13 होता है। और जो एंटी कोगुलेंट है, प्रोटीन C, प्रोटीन S, एंटीथ्रोबिन 3 ये कम हो जाती है। दैट इज वाई प्रेगनेंसी इज हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। इसके बाद UTI की क्या हिस्ट्री का एग्जामिनेशन पूछोगे, फ्लैंक का पेन पूछोगे, सुप्राप्यूबिक पेन पूछोगे, डिस्यूरिया, नुक्चूरिया, फ्रीक्वेंसी का पूछोगे। लैब्स के अंदर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर UTI क्या होता है? यूरिन का कल्चर होता है। इसके अलावा आप फीटल वेलबींग के लिए अल्ट्रासाउंड, CTG करा लोगे, यूरिन एनालिसिस करा लोगे, नाइट्राइड्स, ब्लड, ल्यूकोसाइट्स या प्रोटीन देख लोगे। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर UTI है, बुखार है तो एंटीपायरेटिक देना है, पेन है तो अपने एनाल्जेसिक आपने देना होता है, ओरल फ्लूइड अपने फ्लूइड की इंटेक बढ़ा देनी है। और प्रेगनेंसी में क्या इस्तेमाल करना होता है? यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखी हुई है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, सिफ्लैक्सिन दे सकते हैं, अमोक्सिलिन दे सकते हैं, नाइट्रोफेरेंटाइन दे सकते होते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ UTI? तो मैटरनल और फीटल है। ओके, फीटल में मिसकैरेजेस है, और मैटरनल में क्या होता है? निमोनिक है, सैप है, सैप। ओके, ऐसे क्या होगा? सेप्टिसीमिया, इससे असेंडिंग इन्फेक्शन या असेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो जाएगा। ओके, इसके बाद है फीटल मैल प्रेजेंटेशन एंड ट्रॉमा। ओके, तो एक फीटस है जिसकी ट्रांसवर्स लाई है विद अ प्रोलैप्स हैंड है, ट्रांसवर्स लाई में। और इसके अलावा एक और होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि क्या था? ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें एक्सटर्नल केफालिक वर्जन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोलैप्स हैंड है तो इस केस में नहीं कर सकते, तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे इन केस ऑफ ट्रांसवर्स लाई। ओके, ठीक हो गया। ECV नहीं करना आपने। ओके, तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? कंसेंट लिया, पेशेंट को आपने प्रिपेयर किया, आपने एनाल्जेसिया दिया, कौन सा एनाल्जेसिया दोगे? एनेस्थीसिया दोगे, एपिड्यूरल दे सकते हैं या फिर GA दे सकते हैं, वाइटल्स को मॉनिटर किया, सर्जरी की और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज किया। इसके बाद ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो फ्रैंक होती है इसमें एक्सटेंडेड आ जाती है, फ्लेक्स्ड होती है, इसके अलावा फुटलिंग होती है। फ्रैंक में यानी एक्सटेंडेड में और फ्लेक्स्ड में आप वजाइनल डिलीवरी कर सकते होते हैं, लेकिन कभी भी फुटलिंग में नहीं कर सकते। ब्रीच को मैनेज करने के आपके 3 मेथड होते हैं, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन कर सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, और C सेक्शन कर सकते होते हैं। जो एक्सटर्नल केफालिक वर्जन होता है ये वो मेथड होता है जिसके अंदर ब्रीच या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन को मैं केफालिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ये 37 कंप्लीटेड वीक्स में करते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, अब इसकी ना कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, किस कंडीशन में आप नहीं कर सकते होते? इसका मिमोनिक है, मैप। ओके, M से मल्टीपल जेस्टेशन है, A से क्या होता है? एनेन्सेफली होती है, P से क्या होता है? ओके, P से आपका आ जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया, प्रोम वगैरह की हिस्ट्री आ जाएगी, या प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है, प्री क्लैम्शिया की हिस्ट्री है। ओके, इसके अलावा प्रोम की हिस्ट्री या पॉलीहाइड्रोमनियास की हिस्ट्री है, इस केस में आपने नहीं करना होता। और अगर कर दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? प्लेसेंटा अब्रप्शन देखने को मिलेगा, कोर्ट का एक्सीडेंट आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता है, प्रोम आपको देखने को मिलता है। ओके, फीटल ब्रेडिकार्डिया और ट्रांसप्लेसेंटल
फीटल हैमरेज आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद मेथड्स ऑफ डिलीवरी फॉर इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 एक्सटर्नल केफालिक वर्जन, ओके। नंबर 2 वेजाइनल डिलीवरी है। नंबर 3 क्या होता है आपका कहने का मतलब है कि सीजेरियन सेक्शन आ जाता होता है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर एक्सटर्नल केफालिक वर्जन? एक्सटर्नल केफालिक वर्जन के लिए टाइम जो होना चाहिए 37 पे आपने करना होता है। नंबर 2 एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए। नंबर 3 आपने क्या करना है, टोकोलिटिक्स आपने इस्तेमाल करनी है, निफेडिपिन। नंबर 4 लेफ्ट लैटरल पोजीशन करनी होती है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखना होता है, एंटी डी का इंजेक्शन देना होता है और सीटीजी से हार्ट की मॉनिटरिंग करनी होती है। ये प्री रिक्विजिट थे ईसीवी के, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन के। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसके क्या क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता होता है? फॉर एग्जाम्पल ब्रीच आपको बताया था फ्लेक्स में कर सकते हैं, फ्लेक्स ब्रीच में या एक्सटेंडेड ब्रीच में आप कर सकते हैं विजाइनल डिलीवरी, लेकिन कभी भी फुटलिंग में नहीं करना। नंबर 2 विजाइनल डिलीवरी कराने के लिए कोई फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, ओके। नंबर 3 एस्टिमेटेड फीटल वेट है, यानी मैक्रोसोमिया नहीं देखने को मिलेगा, ओके। नंबर 4 हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल हेड नहीं होना चाहिए। नंबर 5 स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर आपको देखने को मिलना चाहिए, ओके। प्रोटोकॉल बिफोर डिलीवरी एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करते हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, आपने डिलीवरी कर दी है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बेबी स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा। स्ट्रोक ऑफ होने की वजह से क्या होगा? कोर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, कोर्ड के कंप्रेशन हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी भी हो सकती है और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। इन शॉर्ट सारे पॉइंट्स शोल्डर डिस्टोशिया वाले डाले हुए हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन, जिसको इम्यून हाइड्रोप्स या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते होते हैं। इसमें रट्टा मार लेना कि माँ आरएच नेगेटिव होगी, बच्चा आरएच पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट कॉम्स्टेस पॉजिटिव होता है, क्लियो टेस्ट पे पॉजिटिव होता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको पॉलीहाइड्रोमनियास वगैरह, लार्ज हार्ट है, एसाइटीज है, रिड्यूस फीटल मूवमेंट, ये आपको देखने को मिलती होती है, जो कि साइंस ऑफ फीटल एनीमिया होती है। क्लियर। तो ये आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन है, जिसको हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते होते हैं। अब इसकी क्या होती है इन्वेस्टिगेशन? सबसे पहले आपने क्या कराना है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराना होता है। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये डिजीज हो सकता है। अगर आरएच नेगेटिव है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले तो आपने आरएच पॉजिटिव वाले हस्बैंड वाला करा लेना। अगर आरएच पॉजिटिव है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंटी-डी के लेवल आपने कराना होता है। अगर एंटी-डी का लेवल 4 से कम है तो उसका मतलब है डिजीज नहीं हो सकता। अगर 4 से लेकर 15 तो मॉडरेट रिस्क, और अगर 15 से ज़्यादा का तो हाई रिस्क होती है किसके, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न के। क्लियर। इसके अलावा आपने क्या कराना है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, इसकी आपने पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देखनी होती है, जो कि 100% सेंसिटिव होता है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैटरनल और फीटल मैनेजमेंट होती है। मैटरनल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ओके, अगर ना 12 से लेकर 20 का एज है तो इसमें आपने 250 का देनी होती है, किसकी डोज देनी है, 250 एंटी-डी की देनी होती है। लेकिन अगर 20 हफ्ते से ज़्यादा का है तो इसमें आपने क्लियो टेस्ट आपने कराना होगा, ठीक हो गया। और नॉर्मली जो टेस्ट डोज होती है 500 इंटरनेशनल यूनिट की दोगे विद इन द 72 आवर ऑफ सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है। सेंसिटाइजिंग इवेंट क्या हो सकता है, ओके, फीटो मैटरनल हैमरेज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन आपको देखने को मिल सकता होता है, इस केस में आपने करना होता है। क्लियर। इसके अलावा प्लेसेंटल अब्रप्शन इसमें भी हो सकता होता है। फीटल मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर 18 से लेकर 35 का है, ओके, तो इस केस में आपने क्या करनी होती है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी है। अब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में जो हेमाटोक्रेट है वो 30 का होना चाहिए, ओके, इरेडिएटेड होना चाहिए, आरएच नेगेटिव होना चाहिए, साइटोमेगालोवायरस नेगेटिव होना चाहिए, ओके। और ये आपने देना होता है किसके अंदर, अम्बिलिकल वेन के अंदर या इंट्राहेपेटिक वेन के अंदर या सीधा फीटल हार्ट के अंदर या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसके अलावा अगर 35 साल से ऊपर का है, 35 साल से ऊपर, ये मैं क्या बोल दिया मैंने, 35 वीक से ज़्यादा क्या है तो डिलीवरी आपने करनी होती है। पोस्ट नेटल मैनेजमेंट के अंदर अगर एनीमिया है तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी है, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, जॉन्डिस है तो फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आपने करनी होती है। क्लियर। अब इसकी ना पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि अगर ना फादर और बेबी अगर आरएच पॉजिटिव, माँ अगर आरएच नेगेटिव है तो क्या होती है, जो पहले क्या होगा इनिशियली ना जो ब्लड की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, माँ के ब्लड के अंदर ना एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। फिर एंटीबॉडी आपकी सर्कुलेशन में चली जाती है, फीटल की सर्कुलेशन में चली जाती है और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न करा देती है। प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि 28 या और 34 वीक्स इसमें एंटी-डी का इंजेक्शन लगा देते हैं या विद इन द 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी इसमें लगा देते होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है। जो मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी दो तरह की होती है, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। सही हो गया। जो आगे मोनोजाइगोटिक ट्विन है ना वो आगे डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक के हो सकते हैं, इसके अलावा मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक के हो सकते हैं, मोनोकोरियोनिक मोनोकोरियोनिक मोनोमनियोटिक हो सकते हैं या कंजॉइंट ट्विन देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्लीवेज कब हुई है। अगर 3 डेज में हुई है तो डाइकोरियोनिक होगा, अगर 4 to 7 डेज में हुई है तो मोनोकोरियोनिक होगा, अगर आपका ऑलमोस्ट 7 to 12 में आई थिंक होगा तो फिर आपका मोनो हो जाएगा सारे, और अगर इससे ज़्यादा का हो तो आपको कंजॉइंट ट्विन हो जाएगा। तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलती होती है, मैटरनल और फीटल। मैटरनल में क्या होगा, प्रेगनेंसी की सारी कॉम्प्लिकेशन एक्सैजरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन की वजह से पीरियड लेबर आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। ओके। ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन एपीएच आपको देखने को मिल सकता है, ओके। प्रीक्लेम्शिया ज़्यादा देखने को मिल सकता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, जीडीएम है, पॉलीहाइड्रोमियास देखने को मिल सकता है। अब फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन है, खासतौर पर मोनोकोरियोनिक ट्विन में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस है, मिसकैरेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और जनरल जो फीटल में कॉम्प्लिकेशन रट्टा मारनी है कि कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर वो से बच गया तो क्या हो सकता है,
मिसकैरेज हो सकता है, अगर वो उससे बच गया तो क्या हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, अगर उससे बच गया तो स्टिल बर्थ हो सकता है, अगर उससे बच गया तो आईयूजीआर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोर्ट की इंटैगलमेंट भी रट्टा मारनी होती है। क्लियर। एंटीनेटल मेजर्स क्या होते हैं इन केस ऑफ अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, खासतौर पर अगर हाई रिस्क ट्विन प्रेगनेंसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटीज़ वगैरह भी है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को स्क्रीन करना होता है, क्योंकि जीडीएम और प्रीक्लेम्सिया दोनों मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ जाता होता है। नंबर 2 कॉन्जेनिटल एनॉमलीज की स्क्रीनिंग करनी होती है, क्योंकि डायबिटीज़ में आपको कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद कॉरियोनिसिटी को डिटरमिन करना होता है, आयरन और फोलेट की सप्लीमेंटेशन देनी और फीटल ग्रोथ की मॉनिटर करनी होती है। 1 सेकंड कैसे कराओगे, अल्ट्रासाउंड सीटीजी से करा लोगे। ओके। इसके बाद है, पहले हमने पढ़ा एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट नेटल क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके। ट्विन प्रेगनेंसी में लाइक माँ में क्या होगा, अब देखो 2 ट्विन है तो उसका मतलब है ज़्यादा आपको हैमरेज देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम हैमरेज है। पोस्टमार्टम हैमरेज में ओके, पोस्टमार्टम हैमरेज के काजेस में यूट्राइन एटोनी और एंडोमेट्राइटिस आ जाएगा, और इसके अलावा क्या होगा, हैमरेज की वजह से नीमिया हो जाएगा। फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, आपको कॉन्जेनिटल एनॉमलीज आपको देखने को मिल सकती है, फॉर एग्जांपल ओके एनसीजी सेरेटा मालो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओके कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज और जीआईटी एट्रेजिया और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी में डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके। इसके बाद सी सेक्शन के लिए क्या मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले कंसर्न लेना होता है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए एनाल्जेसिया दिया, एपिड्यूरल वाला दिया, वाइटल्स को मॉनिटर किया और पेशेंट को अपने पोस्ट ऑप मैनेज कर लिया। अब क्या इसका मैनेजमेंट होती है ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर, रट्टा मार लेना। अगर फर्स्ट ट्विन किफैलिक है और सेकंड ट्विन आपका किफैलिक या ब्रीच है, तो इस केस में आपने क्या करनी होती है, वजाइनल करनी होती है। इन शॉर्ट, अगर फर्स्ट ट्विन किफैलिक है तो आपने फर्स्ट ट्विन की आपने वजाइनल करनी होती है, अगर सेकंड ट्विन भी किफैलिक है तो वजाइनल कर ली, अगर ब्रीच है तो आपने सिस्टेड ब्रीच कर ली, अगर दूसरा ट्विन ट्रांसवर्स है तो आपने इंटरनल पोर्टालिक वर्जन करना होता है, अगर दूसरा ट्विन भी ब्रीच है ओके, तो इस केस में आपने दोनों का क्या करना है, दोनों का पकड़ के आपने सी सेक्शन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जो कि बुकिंग विजिट पे करते होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सारी कौन से नहीं होता, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजुअली नहीं करते होते। ओके, ठीक हो गया, अनलेस एंड अनटिल कोई इंडिकेशन या कजन मैरिज ना हो। इसके बाद है सिम्फिजिया फंडल एट 34 वीक्स है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकती है, ओके मोस्ट कॉमन काज क्या होती है, मिस्टेकन डेट आपको देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल देखो 28 हफ्ते है तो इसकी जो सिम्फिजिया फंडल हाइट आनी चाहिए थी 26 से लेकर 30 तक आनी चाहिए थी। अल्ट्रासाउंड स्कैन टू पिक अप फीटल एनॉमलीज, ओके तो वो कब करते होते हैं, फीटल एनॉमलीज को पिक करने के लिए टारगेट एनॉमली स्कैन 18 से लेकर 22वें हफ्ते पे करते होती है। ओके, इसके बाद है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की टियोलॉजी क्या होती है, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिजिकल इफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम, ओके डाउन सिंड्रोम में फिजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, शॉर्ट स्ट्रेचर आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राइमरी ग्रेविटा है बुकिंग विजिट के लिए आई है। ओके, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी नहीं करा लोगे, मैटरनल सीरम CA-125। ओके, CA-125 ये तो कैंसर का कोई ट्यूमर मार्कर वगैरह दे दिया, बाकी सारे करा लेते होते हैं बुकिंग विजिट के अंदर। ओके, इसके बाद है स्पेसिफिक प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फीटल एनॉमलीज। तो कौन सी होती है फीटल एनॉमलीज के लिए जो स्क्रीनिंग वाला जो है वो आपको क्वाड्रपल टेस्ट लिखा हुआ है। ओके, जो अच्छा टेस्ट लिखा हुआ है स्पेसिफिक है, क्वाड्रपल टेस्ट में 4 चीज़ें आ जाती है, बीटा सीजी और इनहिबिन ज़्यादा हो जाता है और अनकंजुगेटेड एस्ट्रायल और अल्फा बीटा प्रोटीन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाते हैं मिस्टर CMT, पता नहीं कौन है CMT। ओके, ओ नेगेटिव स्कूल टीचर होती है। ओके, बी पॉजिटिव बैंक मैनेजर से उसकी शादी हो चुकी है, रिगार्डिंग द RH डिजीज, क्या बारे में, क्या बात ठीक है क्या बात गलत है। जो एंटी प्रोफाइलैक्सिस होता है गिवन ओनली एज प्रोफाइलैक्सिस, नो प्रोफाइलैक्सिस के लिए नहीं होता, ट्रीटमेंट के लिए भी देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। डोजेज आपने रट्टा मार लेना, 12 से लेकर 20 में आप 250 से और 20 से ज़्यादा में आपने 500 इस्तेमाल करनी होती है। इन काउंसलिंग कपल रिगार्डिंग एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज होता है, तो जो जेनेटिक सेक्स होता है ना इस डिटरमिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिटरमिन हो जाता है क्या। ओके, 5 वीक, चलो ठीक है मान लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, मोस्टली जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं बीटा सी जी के लेवल को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। बीटा सी जी का लेवल होता है ना ये 5 डेज आफ्टर इम्प्लांटेशन है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या, चार्ली है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, जो स्ट्रक्चर नॉर्मलीज को पकड़ने के लिए जो स्कैन होता है टारगेट स्कैन, वो 18 से लेकर 22 हफ्ते पे करते होते हैं। आप फुल ब्लड काउंट डन एट द बुकिंग विजिट क्यों कराते होते हैं, फुल ब्लड काउंट एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को देखने के लिए, CBC वगैरह HB को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को, इन सबको देखने के लिए करते होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आ जाते हैं मिस्टर KB। ओके, अब देखो LMP क्या 1 मार्च 2014 है, 1 मार्च है, मैं आपको क्या करूँगा, मैं 3 महीने वापस चला जाऊँगा, फरवरी जनवरी और इसके बाद आ जाएगा आपका दिसंबर आ जाएगा और 7 डेज ऐड कर लूँगा तो 8 दिसंबर 2014 आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया, तो ये आपका आ जाएगा LMP आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं मिस्टर ST, पता नहीं क्या क्या नाम है, ग्रेविडा 3 पैराटे 2 है और ट्विन प्रेगनेंसी होता है ट्विन। ओके, ट्विन प्रेगनेंसी की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए आपने क्या कराना, 4 to 6 वीकली अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है कि ओके
लाइक हम आगे बात करते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई थी एक फीमेल की, ओके। अब इसका जो फीटस है उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन हुई है लेकिन कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, 37 का हो चुका है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सटर्नल की फालिक वर्जन आपने करनी होती है, क्लियर। इसके बाद है कि अल्ट्रासाउंड में जो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी है वो 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा क्या है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम आपको देखने को मिलती होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके बाद 10 वीक पे जो कौन सा इन्वेस्टिव टेस्ट कराते होते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस में, वो आपका लर्टा मार्लो 11 वीक पे आपका होता है सीरियस होता है, 15 पे आपका एमनियोसेंटेसिस होता है और 20 पे आपका कोर्टोसेंटेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चले जाते हैं। 32-ईयर-ओल्ड पैरिटी 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जिसमें मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है। अच्छा, मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी के अंदर टी साइन होता है, जबकि डाइकोरियोनिक के अंदर कौन सा साइन होता है, पीक या लैम्डा साइन आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लिकेशन आपको क्या हो सकती है इस प्रेगनेंसी में, मोनोकोरियोनिक में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम और ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंसी आपको देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। ये कितने एमसीक्यू है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओके, अगर दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर है तो डिजीज के ट्रांसमिशन के चांसेस 25% होती है, लाइक 1 in 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि लो मालिकुलर वेट हैपनिन का क्या एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड होता है। जो लो मालिकुलर वेट हैपनिन इज लेस लाइकली, ओके, लेस लाइकली टू काज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर चलते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ओके। कौन सा फैक्टर है जो कि सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी को बढ़ा देता होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड या फ्लेक्स होना चाहिए। इसका मैक्रोसोमिया को अपने रूल आउट करना होता है। 2.5 से 2.5 तो कम नहीं हो जाएगा, चलो ठीक है मान लेते हैं 2.5 कर लेते हैं, ओके। इसके बाद देखो 28 जून को उसका था, कहने का मतलब 28 जून है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, आपको मैं क्या करूँगा 7 दिन ऐड कर लूँगा। इसके बाद आपको और क्या हो जाएगा, लाइक, और मैं 3 महीने पीछे जाता हूँ मैं। जून से पहले आता है मई, अप्रैल, मार्च, ओके। एक मिनट में, अप्रैल, मई, जून। जून से पहले आपका आता है, इसने क्या एडीडी क्या अप्रैल लिख दिया क्या, ओके। ओके, जून से पहले क्या था, मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इसने मार्च क्यों नहीं लिखा, ओके। तो इसको सही कर लेना फिर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। 280 डेज ऐड कर लिया, ओके। या तो फिर मैं उल्टा गिन रहा हूँ तो मुझे बता देना, या तो मैं उल्टा गिन रहा हूँ या फिर यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओवरऑल जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है ट्विन के लिए वो 6 टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंगलटन। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्यों होता है, खासतौर पर ट्विन प्रेगनेंसी में, प्री टर्म लेबर की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्राइमरी ग्रेविटा जिसको अपनी डेट्स कंप्लीट श्योर है 32 वीक्स पे आई है, लेकिन सिम्फिजियो फंडल हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करा लोगे, वंस अगेन डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा लोगे। क्यों करा लोगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ओके, ताकि यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट वगैरह करे, EFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और मैक्सिमम वर्टिकल पूल इसको देख सके। इसके बाद ट्रिपल टेस्ट होता है। ट्रिपल टेस्ट आपको 3 टेस्ट आ जाते हैं ट्रिपल टेस्ट के तरह, लाइक आपका बीटा CG आ जाता है, ओके, एंड कंजुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा फीटोप्रोटीन आ जाता है। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है, ओके। अगर फर्स्ट ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ओके, मैनेजमेंट और ट्विन प्रेगनेंसी, लेकिन ट्विन में पहले ही ब्रीच आ गया तो अपने सिजेरियन सेक्शन करना होता है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फोलेट वगैरह देते होते हैं। बेस्ट पैरामीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ साइज को देखने के लिए एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है। एज को देखने के लिए लाइक CRL देखते होते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस आ जाता है, वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। नियर सिम्फिजियो यानी जो सिम्फिजियो फंडल हाइट होती है जेस्टेशनल एज के बराबर हो जाती है एट द 20 वीक्स, ओके। 20 वीक्स पर 20 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके बाद हर हफ्ते पे ना 1 सेंटीमीटर पर बढ़ती होती है, इंक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर पर वीक, ओके। तो 36 वीक्स पे क्या हो जाएगा, ओके, आपको 36 ही बराबर हो जाएगी। नॉट काज बाय एमनियोटमी, ओके, एमनियोटमी की वजह नॉट काज बाय एमनियोटमी, ओके, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम एमनियोटमी की वजह से नहीं हो सकता क्या, ओके। इसके बाद है लॉफसेट मैनूवर होता है, ब्रीच वजाइनल डिलीवरी के लिए करते हैं। मोरिशियो स्मेलिवेट मैनूवर, पिनार्ड मैनूवर, ये सारे करते होते हैं। डज नॉट काज राइज इन द अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन एड्रीनल हाइपोप्लेजिया में देखने को नहीं मिलता होता। इसके बाद है कि रूटीन एग्जामिनेशन में इन केस ऑफ 12 वीक प्रेगनेंसी है तो पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर यूट्राइन साइज ये नहीं करते होते। LMP अगर 20 मार्च है तो EDD कितनी आ जाएगी, देखो EDD में आता हूँ मैं पीछे जाता हूँ, मार्च से पहले आता है फरवरी, जून और क्या, मेरे तो महीने ख़राब हो गया, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ओके, ठीक है। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट क्या होता है, एज सुन एज प्रेगनेंसी को आपने कंफर्म करना होता है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। थैलेसीमिया का जो ट्रांसमिशन रेट है अगर दोनों माइनर है तो 25% होगा। इसके बाद है कि CVS आपने 10 हफ्तों से पहले नहीं कराना होता, 11, 15, 20 आपको रट्टा मार लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है RH नेगेटिव मदर है तो अपने NTD की प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है, 28वें पे दे सकते हैं, 34 हफ्ते पे दे सकते हैं, या विद इन द 72 आवर ऑफ सेंसिटाइजिंग इवेंट है, या विद इन द 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी देते होती है, ओके। वजाइनल डिलीवरी इन ट्विन प्रेगनेंसी, ओके, कब दोगे, जब दोनों ट्विंस की फैलिक प्रेजेंटेशन होगी। डेटनिंग स्कैन 11 to 14 वीक्स में करते होते हैं। प्रोफाइलेक्सिस विल बी गिवन इन केस ऑफ RH नेगेटिव मदर है, कब दोगे, जब RH नेगेटिव मदर, RH नेगेटिव बेबी, RH पॉजिटिव है, ओके। वुमन विद ट्विन प्रेगनेंसी का लैम्डा और T साइन होता है, किसमें देखने को मिलता है, डाइकोरियोनिक में आपको देखने को मिलता होता है। कोरियोनिसिटी इज बेस्ट असेस बाय, ओके, MCQ
पॉइंट 10 वीक अल्ट्रासाउंड से कर सकते होते हैं। माइल्ड ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, मेम्ब्रेन सर्वाइकल ओस से नजर आ रही है, कोई फीटल हार्ट रेट आपको देखने को नहीं मिल रहा, फीटल पोल 25% डिसअपेयर हो गया है, क्लियर। और एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिल रहा है, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग है और मेम्ब्रेन्स नजर आना शुरू हो गया, तो इनकम्प्लीट मिसकैरेज में देखने को मिलता है। आरएस नेगेटिव मदर है और ब्लड ग्रुप अनमैच विद द हस्बैंड है, तो अपने एंटीडी देना 28वें पर 34वें पे देते होते हैं या विद इन द 72 आ रहा है। इंसिडेंस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन एट टर्म तो 3 to 4% होती है। पी के लैम्डा साइन आपको डाइकोरियोनिक में, जबकि जो टी साइन होता है या को मोनोकोरियोनिक में देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी 1 सेकंड लैम्डा साइन या पीक साइन होता है, किसमें देखने को मिलता है, डाइकोरियोनिक में देखने को मिलता है। फोलेट की जो डोज होती है प्रेग्नेंट में 400 माइक्रोग्राम तक देनी होती है अंटिल द 12 वीक है। अगर रिकरेंस को प्रिवेंट करना है, डायबिटीज मेलाइटिस या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल करिए तो अपने 4 मिलीग्राम देना है। अगर सिकल सेल एनीमिया तो 5 मिलीग्राम आपने देना होता है। अप टू द 20 वीक्स होता है। ओके, जो आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, 20 वीक्स तक अपने अल्ट्रासाउंड आपने इस्तेमाल करना होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर गैस्ट्रोशाइसिस, तो आपका न्यूरल डिफेक्ट है, गैस्ट्रोशाइसिस है, इसके अलावा आपका ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम, इन सब के लिए अल्ट्रासाउंड होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम वर्निकेज एन्सेफलोपैथी हो सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्राइक वर्निकेज एन्सेफलोपैथी और क्या देखने को मिलता था, अमिलोरिवियस सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। ओके, 11 वीक पे आप कोरोनरी विलेज सैंपलिंग करते हैं, 15 पे आपका एमनियोसेंटेसिस था, 20 पे आपका कोटोसेंटेसिस था। नेक्स्ट है कि सोर्स टू आइडेंटिफाई ब्लीडिंग इन प्रेग्नेंट मदर, तो 1 सेकंड अल्ट्रासाउंड करा लोगे, सोर्स टू आइडेंटिफाई ब्लीडिंग है। प्रीवियस मिस कैरेज है तो अपने आर स्टेटस को देखना होता है, क्योंकि जो मिस कैरेजेस है ना, ये भी क्या कर सकती है, ये सेंसिटाइजिंग इवेंट होती है, RH आइसोइम्यूनाइजेशन करा देती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। ओके, डेटिंग से 11 to 14 में करते हैं, नॉर्मली इसका 18 से लेकर 22 पे करते होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी और सेकंड ट्विन की ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है, तो आपने क्या करना होता है आगे, ठीक है। सेकंड ट्विन ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है। ओके, इसने लिखा हुआ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है। पहले इंटरनल पोर्टालिक वोडियन आप कर सकते होते हैं। मिनिमम मैक्सिमम बल्कि मिनिमम 5 एंटीनेटल विजिट चाहिए होते हैं WHO के मुताबिक। लाइक पहला 10वें पे आ जाएगा, दूसरा आपका 16वें पे नहीं था, 16 था। ओके, तीसरा आपका मेरे ख्याल से 24 से लेकर 28 था, चौथा आपका 32 से लेकर 36 था, पांचवा आपका 40 पे था। चांस ऑफ फीटस डेवलपिंग द थैलेसीमिया मेजर है, तो ये 25% होते हैं। ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन विद नो रिस्पेक्ट, तो अपने एक्सटर्नल के फालिक वर्डियन आपने करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट इन पेशेंट जिसको ट्विन प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्विन डिलीवर हो चुका है लेकिन सेकंड ट्विन ब्रीच है, उसमें डिसेलरेशन आना शुरू हो गया। ओके, कौन सी डिसेलरेशन आ रही है, कोई भी डिसेलरेशन नहीं लिखी हुई, तो आपने सीजेरियन सेक्शन करना होता है। जो डिसेलरेशन होती है अर्ली होती है, लेट हो सकती है, इसके अलावा वेरिएबल होती है। जो अर्ली डिसेलरेशन होती है हेड की कंप्रेशन की वजह से, जो आपका वेरिएबल होती है वो आपकी कोर्ट की कंप्रेशन की वजह से, जो लेट होती है वो आपको देखने को मिलती है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के अंदर। अर्लीस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम तक कौन यूज से होती है। ओके, सबसे अर्लीस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट CVS होता है, 10th वीक पे कर सकते हैं, 11 पे कर सकते हैं। 11 वीक पे CVS करते होते हैं, कभी भी 10 से पहले नहीं करना। एमनियोसेंटेसिस 15वें पे करते हैं, कोटोसेंटेसिस 20वें हफ्ते पे करते हैं। डेटिंग अल्ट्रासाउंड 11 to 14 वीक्स में करते हैं। नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22वें हफ्ते पे करते हैं। ओके, ठीक हो गया। अल्ट्रासाउंड आपने सबसे पहले प्रेफर करना होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो प्री टर्म बर्थ या प्री मेच्योरिटी हो सकता है। डाइकोरियोनिक में पी के लैम्डा साइन होता है, जबकि टी साइन आपका मोनियोकोरियोनिक में देखने को मिलता होता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफियन सिंड्रोम ये आपको मोनोकोरियोनिक ट्विन में देखने को मिलती होती है। थैलेसीमिया का ट्रांसमिशन रेट होता है 25% तक होता है। ड्रग टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो प्रिवेंट करने के लिए 400 माइक्रोग्राम होती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में 5 मिलीग्राम देनी है। अल्फा बीटा प्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है और डाउन सिंड्रोम में कम आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है। तो सबसे पहला टॉपिक है ओलिगोआर्ट्रोमनियास और पॉलीआर्ट्रोमनियास होता है। ओलिगोआर्ट्रोमनियास में क्या होता है, लाइकर का वॉल्यूम ज्यादा होता है 200 ml से, नहीं ओलिगो में कम हो जाएगा, 200 ml से कम हो जाएगा। पॉलीआर्ट्रोमनियास में 15 से ज्यादा का, 2000 से ज्यादा का देखने को मिलता होता है एट टर्म। अब इनको देखने के लिए ना लाइक अल्ट्रासाउंड में कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 2 सेंटीमीटर से कम का तो ओलिगोआर्ट्रोमनियास होता है। अगर 8 से ज्यादा का है तो पॉलीआर्ट्रोमनियास होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम का है तो आपका ओलिगोआर्ट्रोमनियास होता है। अगर 25 से ज़्यादा का तो पॉलीआर्ट्रोमनियास होता है। अगर फीटल पोल फील हो रहा शुरू हो गया है लेकिन हार्ड फील हो रही है तो वो ओलिगोआर्ट्रोमनियास होता है। जबकि पॉलीआर्ट्रोमनियास में जो फीटल पोल होते हैं वो हार्डली फील होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके, यूट्रस लार्ज फॉर डेट होता है पॉलीआर्ट्रोमनियास में, यानी सिम्फिजिया फंडल ज़्यादा होती है, ओलिगोआर्ट्रोमनियास में कम देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इनिशियली एमनियन से प्रोड्यूस होता है 10th वीक पे। ये क्या होता है, फीटल सीरम का ट्रांसयूडेट होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, वाया स्किन एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके अलावा तीसरा आपने रट्टा मारना है फ्रॉम 16 वीक्स, ये इम्बैलेंस की वजह से होता है, लाइक किडनी। और दूसरा रिमूवल बाय फीटल स्वालविंग होता है। अब फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता होता है, फीटस को बचाता है मैकेनिकल इंजरी से। नंबर 2 ओके, लिम्ब के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। नंबर 3 लंग्स की डेवलपमेंट कराता है। नंबर 4 एडिहेरेंस बिटवीन फीटस और एमनियोनिस को प्रिवेंट करता है। अब इसकी बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड है, ओलिगोआर्ट्रोमनियास और पॉलीआर्ट्रोमनियास के काजेस क्या होते हैं। ओलिगोआर्ट्रोमनियास में आपने काजेस को दो में डिवाइड करना है। नंबर 1 है कि या तो प्रोडक्शन कम है या फिर कहने का मतलब
मतलब है कि लीकेज ज़्यादा हो रहा है, लीकेज का मतलब है प्री प्रोम हो चुका है, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन, जबकि प्रोडक्शन कम है। नंबर 1 रीनल एजेनेसिस है, नंबर 2 मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज है, नंबर 3 इंडोमेथिसिन इस्तेमाल कर रही है माँ। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है और FGR या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है। क्लियर। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियास की कॉजेज को दो में डिवाइड करना है, मैटरनल और फीटल है। मैटरनल में आपने रट्टा मारना है CADP, C से कोरियन जियोमा, A से आपका आ जाएगा AV फिस्टुला आ जाएगा, D से आपका डायबिटीज और P से प्लेसेंटा इशू है। क्योंकि फीटल कॉजेज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फीटल कॉजेज के अंदर रट्टा मार लेना, मल्टीपल जेस्टेशन है। इसके अलावा अगर एनेंसेफली है या फिर न्यूरोमस्कुलर फीटल कंडीशन है जिसकी वजह से स्वेलिंग नहीं कर पा रहा, या फिर और क्या हो जाएगा, ड्यूडिनल इलेक्ट्रेसिया, इसोफेजियल इलेक्ट्रेसिया, एनेंसेफली रट्टा मार लेना। क्या इन्वेस्टिगेशन होती है ओलिगोहाइड्रोमनियास में, पॉलीहाइड्रोमनियास में? 1 सेकंड क्या करा लोगे, फीटल मॉनिटरिंग के लिए आप अल्ट्रासाउंड और CTG करा लोगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल करा लोगे। बायोफिजिकल प्रोफाइल में 5 चीजें होती है, नॉन स्ट्रेस CTG, फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल ग्रॉस मूवमेंट। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट आपने करनी होती है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो उसके लिए स्पेकुलम की एग्जामिनेशन करते होते हैं, फर्न टेस्ट और नाइट्रोजीन टेस्ट करते होते हैं। ये हम सारा पढ़ेंगे प्री टर्म लेबर के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब क्या मैनेजमेंट होती है इन केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियास? तो आपने क्या करना होता है, ओके, फ्लूइड्स देने, आपने AFI की मेजरमेंट करनी होती है, एंटीबायोटिक देने हैं और आपने बेबी के डिलीवर करनी है अगर सीवियर IUGR होता है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास की क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं, वो तमाम डिफरेंशियल जिसमें क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाएगा या सिम्फिजिया फंडलाइट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ओके, मैक्रोसोमी एसाइटिस में आपको देखने को मिलता होता है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है, तो फीटल वेलबींग किन किन मेथड से देख सकते होते हैं, ओके, 5 मेथड होते हैं। नंबर 1, अच्छा रट्टा मार लेना, फीटल हार्ट रेट को देखने के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका पिनार्ड स्टेथोस्कोप है, जबकि इनडायरेक्ट के अंदर CTG आ जाती होती है। CTG में 2 चीजें देखते हैं, फीटल हार्ट रेट और इसके अलावा यूट्राइन एक्टिविटी है। नंबर 3 बायोफिजिकल प्रोफाइल है। 5 चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी बाद में भी आएगा। डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड 3 आर्टरीज का लेते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का, ओके, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर लेते होते हैं किस कंडीशन के अंदर, फीटल एनीमिया को देखने के लिए, जिसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी वगैरह देखते होते हैं। दूसरा आपने रट्टा मारना अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर, जिसमें एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो देखने को मिलेगा, FGR में करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर है, जिसमें आपको पल्सेटिलिटी देखने को मिलेगी, इंक्रीज रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। जो यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर होता है ये किसमें करते हैं, प्रीक्लैम्पिया में करते होते हैं। इसके अलावा फीटल स्काल्प ब्लड सैंपलिंग में आप कराते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स है, क्या क्या हिस्ट्री में सवाल पूछोगे। नंबर 1 एज पूछोगे, एक्सट्रीम ऑफ एज को रूल आउट करोगे। नंबर 2 टाइम ऑफ ऑनसेट की कब से फीटल मूवमेंट डिक्रीज होना शुरू हुआ। नंबर 3 कि आप इतने ज़्यादा बिजी तो नहीं थे कि आपने फीटल मूवमेंट्स को इग्नोर कर दिया। नंबर 4 कि कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, डायबिटीज, प्रीक्लैम्पिया, हाइपरटेंशन है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, इसके अलावा कोई प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक एडवर्स इवेंट तो नहीं है। तो सर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ओके, एक पेशेंट है ओके जो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन उसके फीटल मूवमेंट्स कम हुई हुई है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, आपने क्या एक्सपेंडेड मैनेजमेंट के अंदर CTG अल्ट्रासाउंड करा लोगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल करा लोगे और आपने फीटस की डिलीवरी कर देनी है 37 के बाद, यानी टर्म पे आपने क्या कर देनी है, उसकी डिलीवरी कर देनी है। CTG क्या होता है, CTG कंटिन्यूस ट्रेसिंग होती है फीटल हार्ट रेट की, इनडायरेक्ट मेथड होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट है। ओके, इसके अलावा यूट्राइन एक्टिविटी भी देखते होते हैं। अब CTG के 4 फीचर्स होते हैं, बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है। जो बेसलाइन हार्ट रेट होता है मीन लेवल ऑफ फीटल हार्ट रेट है, मीन फीटल हार्ट रेट इसको बोलते हैं बेसलाइन हार्ट रेट है। दूसरा बेसलाइन वेरिएबिलिटी होता है, ये वो डिग्री जिससे बेसलाइन वेरी होती है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, फीटल हार्ट रेट का बढ़ जाना 15 सेकंड के लिए, ओके ओके, और 15 बीट्स तक, जबकि डिसेलरेशन इससे ऑपोजिट होता है, फीटल हार्ट रेट कम हो जाता है 15 बीट्स का और 15 सेकंड के लिए। अब नॉर्मल CTG या रिएक्टिव CTG में क्या फीचर होते हैं, नंबर 1 बेसलाइन हार्ट रेट होता है 110 से लेकर 160 का होता है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी 10 से लेकर 25 की होती है, एक्सेलरेशन 2 या 2 से ज़्यादा देखने को मिलती है 30 मिनट्स में और डिसेलरेशन आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, ऑलमोस्ट। और CTG की यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नॉर्मल CTG में चारों के चारों फीचर बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। सस्पिशियस के अंदर क्या होता है, एक पैरामीटर खराब होता है और जो आपका पैथोलॉजिकल होता है उसमें 2 पैरामीटर खराब होते हैं। इसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल में अपने रट्टा मान लेना कि 5 चीज़ें होती है, नॉन स्ट्रेस CTG है, फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट है, फीटल ग्रॉस मूवमेंट है और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम आ जाता है। नॉन स्ट्रेस CTG में अच्छा हर एक पैरामीटर के ना टोटल स्कोर तो आपका 10 आ जाएगा। ओके, अगर 0 to 4 है तो अब नॉर्मल है, 6 है तो इक्विवोकल है, कन्फ्यूज आपने दोबारा कराना है, और अगर 8 या 10 है तो वो नॉर्मल होता है। हर एक पैरामीटर के 2 वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन स्ट्रेस CTG क्या है, 2 एक्सेलरेशन से ज़्यादा किया, रिएक्टिव है तो उसको 2 देना है, अगर 2 से कम है तो 0 देना है। फीटल टोन को देखने के लिए क्या कहते हैं, 1 एपिसोड ऑफ लिम्फ फ्लेक्शन है, अगर है तो 2, नहीं है तो 0। इसके बाद आप फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट है, 30 से ज़्यादा होगी ओके इन 30 मिनट्स, अगर ज़्यादा है तो 2 दे दोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। इसके बाद फीटल बॉडी मूवमेंट्स हो गया, इसके अलावा फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट्स, अच्छा बॉडी मूवमेंट्स है, अच्छा पहले फीटल टोन देखा था, फीटल बॉडी मूवमेंट्स क्या 3 या मोर देन 3 मूवमेंट्स इन द 30 मिनट्स है। क्लियर, ऑलमोस्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल हो जाएगा हमारा। अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड एक फीचर ऑफ फीटल यानी हम
हम कैसे अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है। नंबर 1 फीटल वेट को देख सकते हैं। नंबर 2 एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स करा सकते हैं, खासतौर पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमसीए का, यूट्राइन आर्टरी का, और इसके अलावा मिडल सेरेब्रल आर्टरी का, यूट्राइन आर्टरी का, इसके अलावा हम ब्लाइकल आर्टरी का करा सकते हैं। 3D अल्ट्रासाउंड दो जगह पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 फीटल स्पाइन को कॉर्पस कैलोजम को देखने के लिए, इसके अलावा स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज को डायग्नोस करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आ जाएगा। क्लियर, सही हो गया। ओए होए एमसीक्यू बहुत सारी है इसमें। ओके लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ओके चलो कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की। न्यूरोलेशन होती है, न्यूरोलेशन थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको देखने को मिलती होती है। ये कैसे सवाल आना शुरू हो गया। ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियो तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड एक्सेप्ट, तो थर्ड वीक में प्राइमरी यॉर्क सैक नहीं बनता होता। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट स्टेज में वापस चला गया हूँ। अल्ट्रासाउंड मार्कर मैयर्ड बिफोर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन टू असेस फीटल जेस्टेशनल एज होता है। ओके तो तकरीबन रट्टा मारना 14 वीक से पहले पहले आपने CRL को देखना होता है। क्लियर, इसके बाद आप फेड सर्कमफ्रेंस देखते होते हैं। इसके बाद है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस का पॉइंट है डिक्रीज या एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो इन द अम्बिलिकल आर्टरी। कि FGR में क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने क्या नहीं कराना होता। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लाइक आप क्या नहीं कराते होते। ओके प्लेसेंटा का वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेसेंटा वॉल्यूम ये इंक्लूड नहीं होता। द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फीटल वेलबींग इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फीटल की काउंट ये नहीं आती होती। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी बर्थ एस्फीजिया की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, कार्डिक एनॉमलीज को रूल आउट करने के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राम 20 लेकर 24वें हफ्ते पे करा लेते होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यू टू द रिस्क ऑफ। ओके साइक्लोऑक्सीजिनेस इनहिबिटर का मतलब है एनसेड, और एनसेड क्या करती है, एंडोमेथसिन डक्टस आर्टरियोसिस को पहले बंद कर देती होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके एक पेशेंट है जो कि एक्टिव लेबर के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग के अंदर है। कौन सा साइन है CTG का जो कि फीटल कॉम्प्रोमाइज को इंडिकेट करता है। अगर आपको डिसेलरेशन देखने को मिल रही है, डिसेलरेशन 3 तरह की होती है, अर्ली, लेट और वेरिएबल है। अर्ली वाली तो हेड की कंप्रेशन की वजह से होती है, लेट वाली तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, और जो वेरिएबल होती है कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल आपने चेक करना है। ओके नंबर 1 रट्टा मारने के 30 में। ओके नॉन स्ट्रेस CTG मतलब 2 पॉइंट्स हो गया। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट फॉर मोर देन 30 सेकंड्स है, ये भी ठीक हो गया। 3 फीटल मूवमेंट ये भी आना शुरू हो गया, लेकिन कोई लिप की फ्लैक्शन नहीं है तो टोटल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके इसके बाद दोबारा लेकिन अब एबगार्ड स्कोर हो गया। एबगार्ड स्कोर में क्या होता है, पेरेंट्स पल्स क्रीमस एक्टिविटी रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, अब इस बेबी को देखो, बेबी का ना जो ब्लू यानी ट्रंक पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो एक ही पॉइंट है जिसके नंबर थोड़े कम हो गए, बाकी सबके पॉइंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है। ओके तो जो आपका होता है ना, स्टिल बर्थ होती है और अर्ली न्यूनेटल डेथ होती है। ओके इसको आपने डिवाइड करना होता है 1000 से। ओके जबकि यहाँ पे सर लिखा हुआ डेथ विद इन द फर्स्ट वीक, नहीं, लेकिन कोई और ऑप्शन बन भी नहीं सकता पेरीनेटल में। वैसे पेरीनेटल में अर्ली न्यूनेटल भी आ जाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आई है विद पीरियड टर्म लेबर 34 वीक्स के ऊपर है। ओके ऑन रिव्यू ऑफ हर एंटीनेटल है, यू फाइंड अ नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है। क्लियर, तो जो फीटल जेस्टेशनल एज के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो CRL होती है, जो कि CRL होती है 14 वीक से पहले करा लेते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं कि ओके ओनली 5 फीटल मूवमेंट्स इन 24 आवर्स है और स्लगिश हुई पड़ी है। रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड है, ओलिगोआर्ट्रोमनियास और फीटल मूवमेंट्स कम हुई भी है, तो ये आपको IUGR पे देखने को मिलता होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट आके पॉलीआर्ट्रोमनियास है। पॉलीआर्ट्रोमनियास के जो मोस्ट कॉमन फीटल नॉर्मली आपको देखने को मिल सकती है अल्ट्रासाउंड में, वही से फेजियल एट्रीजिया देखने को मिल सकता है, या स्टोमक एट्रीजिया भी, या ग्लूटिनम एट्रीजिया भी आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद है कि फॉलोइंग साइन सजेस्ट द फीटल वेलबींग, तो फीटल वेलबींग के लिए क्या होता है, नॉर्मल बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन होता है और कोई डिसेलरेशन नहीं देखने को मिलती होती। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि फीटल वेट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड प्रायर टू द डिलीवरी, कैसे करोगे आप, अल्ट्रासाउंड से करा लोगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट आई है, इतने से MCQ, अच्छा मैं ऐसे टेंशन लिया बता। ओके एक पेशेंट आई है जिसको एसिमेट्रिकल IUGR है, एसिमेट्रिकल IUGR है, ठीक है, यानी यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से देखने को मिल सकता है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलता है। दोबारा अपने एबगार्ड स्कोर चेक करना होता है, एबगार्ड स्कोर, बिशप स्कोर, और इसके अलावा एक और स्कोर है बायोफिजिकल प्रोफाइल, इन पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। शो फीटल डिमाइस आपको यानी फीटल डिस्ट्रेस आपको ओलिगोआर्ट्रोमनियास में देखने को मिलता है, या फिर FGR में आपको ओलिगोआर्ट्रोमनियास देखने को मिलता होता है। डायलेटेड वेंट्रिकल है, इंक्रीज बाईपैराइटल डायमीटर है, डायलेटेड वेंट्रिकल आपको हाइड्रोसेफलस में देखने को मिलते होते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल के अंदर 5 चीज़ें होती है, नॉन स्ट्रेस CTG,
फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट है। इसके अलावा और क्या मैंने बताया था, ओके, फीटल बॉडी मूवमेंट्स, फीटल टोन है, ब्रीदिंग मूवमेंट, इसके अलावा आपका एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट आ जाता है। अर्ली अब डिसेलेरेशन 3 तरह की होती है। अर्ली डिसेलेरेशन हेड की कंप्रेशन की वजह से जो लेट होती है, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, वेरिएबल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से होती है। आईयूजीआर 2 तरह का होता है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, हेड और बॉडी दोनों की ग्रोथ कम हो जाती है। पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होता है, स्टिल बात होती है और अर्ली न्यूनेटल डेथ होती है। आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड कर देना होता है। डिले इन रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एल्विलाई, अगर एल्विलाई से फ्लूइड नहीं निकला, फॉर एग्जांपल सिजेरियन सेक्शन किया तो ट्रांजिएंट टिकिपनी ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगा। नॉट अ फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन किडनी की डेवलपमेंट नहीं है, लंग की डेवलपमेंट है और कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना। पॉलीआर्ट्रोमियास पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया से एसोसिएटेड नहीं होता। ओलिगोआर्ट्रोमियास होता है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल नॉर्मली होती है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। वीएसडी होता है, जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है, फंक्शनली 2 से लेकर 3 दिन में क्लोज हो जाता है। नॉट अ फीचर ऑफ रिएक्टिव सीटीजी, रिएक्टिव सीटीजी में डिसेलेरेशन आपको देखने को नहीं मिलती होती। नॉट अ मेथड ऑफ फॉर असेसिंग फीटल ग्रोथ, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ना फीटल ग्रोथ को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि डज नॉट काज द फीटल टैकीकार्डिया, फीटल टैकीकार्डिया हाइड्रोसेफलस में नहीं आपको देखने को मिल सकता, बल्कि ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। 30 वीक अल्ट्रासाउंड, ओके, ये फीटल ग्रोथ या वेलबींग के लिए करते हैं। एफगार्ड्स को ना 1 और 5 मिनट्स के बाद देखते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, फीटल कार्डिक एक्टिविटी, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीटल कार्डिक एक्टिविटी विल बी अल्ट्रासाउंड होती है, बिकॉज ऑफ फीटल हार्ट रेट होता है वो 6 वीक के बाद विजुअलाइज हो जाता है। फीटल हार्ट एक्टिविटी आपको 6 वीक पे देखने को मिलती है। सीटीजी विद एक्सेलरेशन तो फीटल वेलबींग है। बायोफिजिकल प्रोफाइल 8 है, अगर 0 to 4 है तो उसका मतलब नॉर्मल है, 6 है तो इक्विवोकल है, 8 और 10 है तो नॉर्मल होती है। मैनेजमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तो मैनेजमेंट क्या होती है, अपने इंडोमेथोसिन देना बंद करने के लिए, और अगर खोलना तो अपने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 देना होता है। रिससिटेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, ओके, अगर 60 से कम है तो अपने रिससिटेशन आपने करनी होती है, क्लियर, लाइक एपिनेफ्रिन से करते होते हैं। कॉज ऑफ ओलिगोआर्ट्रोमियास रीनल एजेनेसिस की वजह से, मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से, इंडोमेथोसिन की वजह से, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। अर्ली न्यूनेटल डेथ में क्या होती है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में डेथ आपको देखने को मिलती है। पॉलीआर्ट्रोमियास ना, ओके, क्यों हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से, एनेंसेफली की वजह से देखने को मिल सकता है। पॉलीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है और अर्ली न्यूनेटल डेथ होता है। ओके, डक्टस विनोसिस को परसिस्टेंट रखना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 दे दोगे, अगर बंद करना है तो इंडोमेथोसिन दे दोगे। ओके, नॉर्मल प्राइमरी ग्रेविटा है, ओके, लेबर में आई है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपने सिंपल फीटल हार्ट की ऑस्कल्टेशन करनी होती है। टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न तो 36.5 से लेकर 37.5 तक होता है। सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन 24 वीक से स्टार्ट हो जाती है। अर्ली न्यूनेटल डेथ में क्या होता है, फर्स्ट वीक में आपका डेथ आ जाती है। CVS 11 में करते हैं, एमनियोसेंटेसिस 15वें में करते हैं, कोडोसेंटेसिस 20वें हफ्ते पे करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल को छोड़ो, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अगर 10 से कम हो जाए तो आपका क्या होता है कि रट्टा मार लेना कि वो क्या होता है, ओलिगोआर्ट्रोमियास। 25 से ज़्यादा होता है तो वो पॉलीआर्ट्रोमियास होता है। पॉलीआर्ट्रोमियास डायबिटीज़ की वजह से, कोरियनजियोमा की वजह से, प्लेसेंटा रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से देखने को मिल सकता है। डबल बबल्स एंड ड्यूडिनल एट्रीजिया में होता है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ न्यूनेट, तो उसके लिए न्यूनेटल डेथ रेट आ जाता है। ओके, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एनेंसेफली और प्रीक्लैम्सिया दोनों के लिए आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना होता है। प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया एंड फीटस, ओके, एनोरेक्सिया एंड फीटस ड्यू टू HbF, एनोरेक्सिया तो नहीं है, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए HbF होता है। वार्निंग इन 41 वीक्स बेबी है, यानी पोस्ट ऑन प्रेगनेंसी में आपको मेकोनियम स्टेनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, बेबी येलोविश होना शुरू हो गया आफ्टर डिलीवरी, जॉन्डिस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अगर 24 वीक्स के बाद हो तो वो फिजियोलॉजिकल है, 24 वीक के अंदर हो तो वो पैथोलॉजिकल है। एक्सेलरेशन तो रिएक्टिव सिटीजी में देखने को मिलती है। एक्यूरेट एज मेजरमेंट इन थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एक्यूरेट एज मेजरमेंट होते हैं वो फीमेल लेंथ से करते होते हैं। बेस्ट वे टू असेस फीटल वेलबींग, ओके, बेस्ट मेथड है वो बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है। फीटल कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज को देखने के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, आई थिंक 20 लेकर 24 हफ्तों पे कराते हैं। रेशियो ऑफ HbF to HbA इन फीटस तो वो 80 to 20 होती है, 4 गुना ज़्यादा होती है। ओके, इसके बाद चांसेस ऑफ रिकरेंस इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी, ओके, स्पाइना बाइफिडा की जो रिकरेंस है 1 in 100 है। एग्जैक्ट आंसर 4% है, लेकिन 1/100 कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट था। ओके, मोस्ट रिलायबल सोनोग्राफिक एविडेंस फॉर जेस्टेशनल CRL होती है 10th वीक पे देखते हैं। बेस्ट वे टू असेस द फीटल वेलबींग तो आपका क्या होता है, बायोफिजिकल प्रोफाइल है, जबकि जेस्टेशनल एज को बेस्ट देखने के लिए अल्ट्रासाउंड पे वो आपका CRL आ जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। ड्यूरिंग लेबर बेस्ट मेथड टू असेस फीटल वेलबींग तो वो CTG है, लेकिन सिंपल एंटीनेटल क्या हो जाती है आपकी बायोफिजिकल प्रोफाइल है। बेस्ट वे टू असेस एज ऑन अल्ट्रासाउंड CRL आ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में CRL है, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाइपैराइटल डायमीटर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल लेंथ आ जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस 40 to 20 वीक्स में लेते होते हैं। ओके, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस साइज को देखने के लिए, वेट्स को देखने के लिए नहीं होता। पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है। ओके, अर्ली न्यूनेटल डेथ होता है डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ आ जाती होती है। क्लियर, सही हो गया। फर्स्ट 7 डेज को बोलते हैं अर्ली न्यूनेटल डेथ है। अगर डक्टस विनोसिस को आपने क्या करना है, खुला रखना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बंद करना है तो आपने क्या करना है, इंडोमेथोसिन आपने देनी होती है। अब CTG में जो डिसेलरेशन होती है 3 तरह की होती है। अर्ली डिसेलरेशन हेड की कंप्रेशन की वजह से, लेट डिसेलरेशन यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, वेरिएबल डिसेलरेशन आपको देखने को मिलती होती है लाइक कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से। तो ये पार्ट 1 वीडियो था।